नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच गाइडेंस क्लास में एक महत्वपूर्ण जीएस के पोर्शन के संबंध में रणनीति बताने आई हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को करें या किन किन टॉपिक अवश्य ही अध्ययन करें कि आप अवश्य ही अपने प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप एकदम मजबूती प्रदान करें। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊँ, यदि आप IAS, RO, PCS, BEO अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी, SSC, बैंक, PO आदि वनडे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक पेपर अवश्य ही सामान्य अध्ययन का होता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन में एक विषय के रूप में भारतीय इतिहास को समायोजित किया जाता है। ठीक है, और इस भारतीय इतिहास में 3 पोर्शन भारतीय इतिहास के होते हैं: प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। तो ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है, इससे लगभग 50 to 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले मैं गाइडेंस क्लासेस में आप सभी को भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में गाइडेंस देने आई हूँ कि किस प्रकार आप अध्ययन करें कि आप अवश्य ही सफल हो। तो सबसे पहले साथियों, आपको बताना है कि चूँकि इस क्लास में मैं आपको ये बताना है कि आप कौन कौन से टॉपिक अवश्य ही पढ़ें। ठीक, और लास्ट में मैं आपको एक किताब भी बताऊंगी जो कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप अवश्य ही 1857 की क्रांति को विशेष फोकस करेंगे। पढ़ना आपको सब है, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको कुछ टॉपिक बता रही हूँ उन पर आपको अवश्य ही विशेष फोकस करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो भी उससे संबंधित फैक्ट है उनको भी क्लियर करना है। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में मैं बताऊँ कि आपको 1857 की क्रांति के संबंध में सब कुछ पढ़ना है कि किस केंद्र में इसका विस्तार रहा, कौन किस स्थान पर कौन नेतृत्व करता था, ठीक, कौन उसको दबाया। इसके साथ ही साथ आपको ये भी अध्ययन करना है कि इस क्रांति से संबंधित कौन कौन से पुस्तक निकाले गए, इस क्रांति के संबंध में कौन क्या कहा, इस क्रांति का स्वरूप क्या था, इस क्रांति का कारण क्या था, इस क्रांति का परिणाम क्या था। एक तरह से पूरा आपको अध्ययन करना है। अब आते हैं दूसरा, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन और ये जातीय आंदोलन, ठीक है, ये दोनों चरण का आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और किसान आंदोलन में जितने भी किसान आंदोलन हैं और जातीय आंदोलन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रायः परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। जैसे नील आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, आदि तमाम जो किसान आंदोलन है, जातीय आंदोलन है, वो पूछे जाते हैं। तो आप इसमें क्या क्या ज़रूर पढ़ेंगे, तो सारे आंदोलन तो पढ़ेंगे, स्वरूप वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ, किस तिथि को हुआ, उस आंदोलन से संबंधित स्थान कौन सा है, साथ में उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और उस आंदोलन का कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ। और यदि उस आंदोलन के संबंध में कोई पुस्तक वगैरह हो या किसी ने कुछ कहा हो तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद जितना इसके सम्मेलन हुए, जितने भी सम्मेलन हुए और उस पीरियड में जो जो घटनाएं हुई, ठीक, वे सारे आपको ध्यान में रखना। किस सम्मेलन में कौन अध्यक्ष बनाए गए, किस सम्मेलन के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे, ठीक, लखनऊ पैक्ट किस सम्मेलन में हुआ, ठीक है, नरम और गरम दल का विभाजन किस कांग्रेस के सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ। एक तरह से सारे सम्मेलन को आप ज़रूर एक बार देखेंगे, स्थान देखेंगे, कौन अध्यक्षता किया, उसे क्या मुद्दे थे। तो इस प्रकार आप सारे कांग्रेस का सम्मेलन देखेंगे। तीसरा टॉपिक है साथियों, आधुनिक भारत में शिक्षा, समाचार पत्र और पुस्तक। जो भी अंग्रेज़ों के समय शिक्षा के संबंध में प्रगति हुई थी, भारत के जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या योगदान किए, समाचार पत्र कौन कौन से उस समय निकला, किस समाचार पत्र में क्या खास बातें थी, कौन सा हिंदी का था, कौन सा उर्दू का था, कौन सा अंग्रेज़ी का था और कौन सा ऐसा सेंसरशिप लगाया गया जिसके कारण काफ़ी प्रेस चर्चा में रहा, पुस्तक कौन कौन से थे महत्वपूर्ण, भी टोटल आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन।
इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने कैसे किस प्रकार आगे बढ़ाया आदि तमाम जो भी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनका आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर धन निर्गमन के संबंध में अंग्रेजों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के शोषण के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई गई, कैसे स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भारत की कृषि को जीर्ण शीर्ण कर दिया गया, औद्योगिक जो भी सुधार किए गए, चाहे वो कारखाना अधिनियम बनाया गया, वो कैसे वो तथाकथित सुधार के रूप में स्थापित हुए, टोटल आपको अध्ययन करना है। प्रथम कारखाना अधिनियम कब बना, द्वितीय कब हुआ और किसके समय बना, क्या उसमें मेन प्रावधान थे, ये सब चीज़ें आपको देखना है। अब आइए क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत में आरंभ हुआ, कौन सा केंद्र था, कौन नेतृत्व करता था, उसके क्या परिणाम थे, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में विदेश में कैसे प्रसारित हुआ, ठीक है, ये टोटल भी आपको देखने हैं। अब आइए बंगाल विभाजन में। बंगाल विभाजन से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको भी आप ज़रूर देखेंगे। हर 1-2 साल के गैप पे परीक्षाओं में बंगाल विभाजन के संबंध में ज़रूर पूछा जाता है, तो अवश्य ही आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए आप ये मुस्लिम लीग के बारे में सब कुछ आपको अध्ययन करना है। ऐसे ही कामागाटा मारू जो प्रकरण हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, चर्चित व्यक्ति कौन थे, ये टोटल चीज़ आपको देखने। अब हम आते हैं अधिनियम पर। अधिनियम तो ऐसे काफ़ी हैं, ठीक है, और निश्चित रूप से आपको जब आरंभिक दौर में आप तैयारी करेंगे तो हर अधिनियम को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी अधिनियम के बारे में पता चल जाएगा। तो आप अवश्य ही सारे अधिनियम को पढ़ेंगे, लेकिन इस अधिनियम को 1773 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखिए कि 1892 ही है, ठीक है, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, एक पॉइंट आप सभी को पढ़ना है, कोई भी एक लाइन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है जिन्होंने भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई है। इसलिए ये अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ही पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना आपको सब है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो बता रही हूँ जिसको आप अवश्य ही अच्छे तरह गंभीरता से हर एक पॉइंट पढ़ेंगे। अब आइए अन्य। होम रूल आंदोलन कब आरंभ हुआ, कैसे होम रूल आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, कैसे बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कैसे एनी बेसेंट जुड़ी है, टोटल चीज़ आपको पढ़ना है, किस क्षेत्र में कौन नेतृत्व प्रदान किया वगैरह, जो तमाम चीज़ें वो आपको देखना है। गांधी जी का प्रवेश जब हुआ, ठीक है, तो किस प्रकार चंपारण से हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी अपने आंदोलन को आरंभ किए, अहमदाबाद में किए, खेड़ा किए, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साथ में जो बीच में जितनी भी घटनाएं हुई थी, पूना पैक्ट वगैरह या गोलमेज सम्मेलन, उसमें क्या कैसी योगदान था, बीच में किस प्रकार से गांधी जी सामाजिक और आर्थिक सुधार में अपना योगदान दिए, मतलब कुल मिला के गांधी जी का विशेष तौर पे आपको अध्ययन करना है। इससे निश्चित रूप से प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष कोई ना कोई इनके दौर का क्वेश्चन 2 से 3 पूछा ही जाता है, तो आप अवश्य ही इनको विशेष तौर से गंभीरता से अध्ययन करेंगे। अब आइए साम्यवादी और समाजवादी। समाजवादी साम्यवादी से संबंधित जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, कब स्थापना हुआ, इनके क्या क्या मेन मोटो थे, ये टोटल आपको अध्ययन करना है। ऐसे ही स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, कौन इनके संस्थापक थे, इसका क्या मोटो था, क्यों ये तात्कालिक रूप से उतना आगे सफल नहीं रहा, ये तमाम प्रकार से आप इसका अध्ययन करेंगे। अब आते हैं उन महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक सुधारकर्ताओं जिनका विशेष तौर पे आपको अध्ययन करना है, जैसे राजा राम मोहन राय जी के बारे में, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के संबंध में, विवेकानंद जी के संबंध में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संबंध में, आम्बेडकर जी के संबंध में और राजेंद्र प्रसाद जी के संबंध में, ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ही ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैं जो भी आपको टॉपिक बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप अन्य टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जितना भी किताब आप पढ़ रहे हैं NCERT वगैरह, वो आप एक एक पेज पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उनको आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये की पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन के। यदि इस की पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनको आप गलत नहीं करेंगे। तो ये की पॉइंट है। अब आइए
नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गोलमेज सम्मेलन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, कहाँ हुए, कौन कौन गए थे, कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था, किसका कौन प्रतिनिधि था, उसमें मेन एजेंडा क्या था, किसमें कौन क्या कहा, ये टोटल चीज़ आपको देखना है। ऐसे ही पूना पैक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है। प्रांतीय चुनाव हुआ तो उसमें क्या परिणाम रहा, ये सब देखना है। देशी रियासतों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में क्रिप्स मिशन ने क्या क्या प्रावधान किया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई, कैसे भारत की आज़ादी के लिए आगे कार्य किया गया, ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है साथियों। ऐसे ही कैबिनेट मिशन योजना को भी देखना है। भारतीय नौसेना का आंदोलन कब हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्या उद्देश्य था, क्या परिणाम हुआ, मतलब 4 चीज़ आपको देखना ही देखना है। कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, नेतृत्वकर्ता क्या थे, क्यों हुआ था, और प्लस इसके परिणाम क्या हुए। लगभग ये 5 से 6 पॉइंट जो चीज़ है वो आपको हर एक उसमें देखना ही देखना है। ऐसे ही आपका कैबिनेट मिशन के बारे में कब आया, कौन क्या थे, सब कुछ आपको देखना है। अब आ जाइए संविधान सभा। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ उसके बारे में टोटल आपको देखना है। अंतरिम सरकार में कौन क्या किस पद पे था, कब गठन हुआ वगैरह तमाम जो तिथियाँ हैं उसको ज़रूर इस चैप्टर को विशेष रूप से आपको देखना है। भारत का जब विभाजन हुआ तो क्या परिस्थितियाँ थी वगैरह, कौन क्या कहा, ये टोटल देखने हैं। और इसके अलावा कुछ अंग्रेज़ों से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आप सभी को विशेष तौर पर स्पेशल रूप से कवर करना चाहिए, जिसमें स्थानीय स्वशासन में क्या क्या कार्य किए गए अंग्रेजों के समय वो आपको देखना है। मुद्रा प्रणाली में किस प्रकार का सुधार किया गया, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, ठीक है। ऐसे सिविल सेवा के लिए क्या क्या किए गए, द्वैध शासन किसके समय आया, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या परिणाम हुआ। ऐसे सहायक संधि के बारे में पढ़ेंगे आप कि कब आया, कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ से सबसे पहले हुआ, किसने सहायक संधि का विरोध किया, किसने समर्थन किया, और टोटल परिणाम देखेंगे। ऐसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुई, किसके समय हुई, क्या परिणाम हुए। इसके अलावा आपको कुछ अंग्रेज़ों के बारे में भी विशेष तौर पे ध्यान देने, क्योंकि प्रायः इन लोगों से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, विलियम बेंटिंग, डलहौजी, केनिंग, और इसी प्रकार से साथियों लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रकार साथियों आपने जाना कि वे कौन से टॉपिक हैं जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के गुरुत्वाकर्षण केंद्र हैं, अर्थात ये एपिक सेंटर हैं। इन्हें आपको प्रत्येक दशा में तैयार करना ही करना है। यदि आप इनको तैयार नहीं करेंगे ढंग से तो आप आधुनिक भारत के इतिहास से अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति से कई क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप अवश्य इनको अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं साथियों कि कौन कौन सा ऐसा पुस्तक हम पढ़ें ताकि इन सभी टॉपिक के साथ साथ हम आधुनिक भारत के इतिहास में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो सबसे पहले बताओ साथियों, आप पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले पढ़िए बिपिन चंद्रा का। इसमें एक कहानी की तरह बिपिन चंद्रा में लिखा गया है और टोटल ऐसे लगता है कि आपके नज़र से स्वतंत्र भारत का इतिहास गुजर रहा है। टोटल एक ही कहानी लिखा जाता है कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, मतलब एक तरह से नॉवेल की तरह ये किताब लिखा गया है। आप बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं होंगे। तो आप ज़रूर ही इस किताब को आप अध्ययन करें, काफ़ी अच्छा फील करेंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी मजबूत होगी। दूसरा चीज़ साथियों आप सभी को बताना है कि आप अवश्य ही NCERT इंटर वाला, ठीक है, सारा NCERT नहीं पढ़ना, बस इंटर का जो NCERT है ओल्ड और न्यू, ये भी आपको पढ़ना ही होगा। अब आप ये सोचेंगे इतना किताब हम पढ़ेंगे कैसे। साथियों इतिहास के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कोई नहीं जानता है, आपको मैं साफ साफ बताती हूँ, आपको पढ़ना होगा, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है और पहली बार जब पढ़िएगा, ठीक है, तो ये सोचिएगा कि आप देश की आज़ादी के किस्से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो ये किताब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसी प्रकार ये जो ओल्ड NCERT और न्यू NCERT है, ये भी कॉन्सेप्चुअल किताबें हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। अब आइए, यदि आप IAS PCS समीक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टेट लेवल या वनडे एग्जामिनेशन का, तो आपको यूनिक का जो सामान्य अध्ययन का जो भारतीय इतिहास आता है उसको भी पढ़ना होगा,
क्योंकि इसमें वे तमाम प्रकार के फैक्ट दिए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस किताब में एक जगह ही बॉक्स के माध्यम से प्लस वे तमाम फैक्ट दिए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिगत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार ज़रूर इसको आप पढ़िएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है प्रैक्टिस पेपर। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिस पेपर पूर्व परीक्षाओं के लिए क्यों, तो मैं आपको बताऊँ, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है साथियों। प्रैक्टिस सेट आप 20 साल का आईएएस का, पीसीएस का, आरओ का और अदर एग्ज़ामिनेशन का व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। जब आप सारे एग्ज़ामिनेशन का जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको जब हल करने लगेंगे तो आपको स्वयं में पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आगे क्या संभावना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप पूर्व के क्वेश्चन हल नहीं करेंगे तब तक आपको परीक्षा के पैटर्न के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। जब आप पूर्व के परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ हुआ था, ये यहाँ हुआ था, ये यहाँ हुआ था। और जब एक बार आप हल कर लेंगे प्रैक्टिस सेट पूर्व परीक्षाओं का, तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत ही सहजता के साथ आप सारे फैक्ट याद कर लेंगे, ठीक है। और चूँकि अब धीरे धीरे परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आने लगे हैं साथियों, तो अवश्य ही इस दृष्टिगत आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आप ज़रूर अध्ययन करेंगे। साथ आप सभी को एक खुशखबरी ये देना है कि मेरे द्वारा आप सभी को मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस आरंभ किया गया है आधुनिक भारत के इतिहास से, उसको आप अवश्य ही करेंगे, ठीक है। इसलिए अध्ययन करेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं स्पेशलाइजेशन के साथ आप सभी के बीच ला रही हूँ। जैसे 1857 है, ठीक है, तो मैं आपको 1857 के बारे में सब कुछ बताऊँगी। कौन कौन से पुस्तक लिखे गए, ठीक, क्या कारण था, किस क्षेत्र में आंदोलन हुआ, किस क्षेत्र में किस आंदोलन को नेतृत्व कौन किया, कौन दबाया, ठीक है, और आंदोलन के क्या परिणाम थे, क्या स्वरूप थे, प्लस जो परीक्षा में मैक्सिमम पूछे जाने की संभावना है, पूर्व में कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए, वो टोटल चीज़ मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है। और जैसे ही एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा वैसे ही आप सभी को एक टेस्ट पेपर का भी आयोजन किया जाएगा ताकि आपका वो जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज है उसकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए और आप अवश्य ही सफल हो। साथ में आपको ये भी बताना है कि मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज के साथ आप सभी को मार्गदर्शन भी देती हूँ कि आप संबंधित टॉपिक के लिए ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, इस पुस्तक से संबंधित ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लें, तो आप अवश्य उसका पालन करेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं सीधे यहाँ लिखी हूँ प्रैक्टिस पेपर, यानी ये सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ ये यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आपको 2 क्लासेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट में पहला मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस और साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर सेट, ठीक है। जैसे ही जैसे ही टॉपिक आपका समाप्त होगा वैसे ही आपका टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। उसमें भी तमाम प्रश्न होंगे जो कि महत्वपूर्ण है और आप अवश्य ही उसको करिएगा क्योंकि वो आप सभी के परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेगा साथियों। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य इस परीक्षा के पैटर्न को समझ गए होंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जाऊँ इसके पहले मैं आपको एक बार और रणनीति को संक्षिप्त रूप से बता दूँ। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो मैं किताब बताई हूँ बिना किसी टॉपिक के सोचे ओचे पूरा ये किताब पढ़ डालिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है भारत के इतिहास को जानने के लिए। वैसे भी ये हमारे कल्चर है, तो निश्चित रूप से जब आप इसको पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, तो आपको ये उबाऊ नहीं लगेगा, बहुत ही मनोरंजन के साथ आप पढ़ लेंगे। दूसरा चीज़, एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सहजता से समझ में आएगा। तीसरा चीज़ साथियों, आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप शॉर्टकट से प्राप्त कर लेंगे, तो साथियों ये आसान नहीं होगा। मैं आपको जो भी दिशा निर्देश दूंगी वो सही दूंगी। आप ये सोचें कि बस आप एनसीईआरटी से परीक्षा पास कर ले तो ये संभव नहीं है। लगातार क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहे हैं, चाहे वो आईएएस का हो, आरओ का हो, पीसीएस का हो या खंड शिक्षा अधिकारी का या कोई भी हो, उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट पूछ दिए जाते हैं जो एनसीईआरटी, बिपिन चंद्र आदि पुस्तक में नहीं होते बल्कि किस में होते हैं, यूनिक जैसे पुस्तक में होते हैं। हो सकता है कि आप कोई और भी पुस्तक पढ़ रहे हो तो आप अवश्य उस अन्य पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अनिवार्य रूप से मैं आपको सजेस्ट करूंगी
आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा बिपिन चंद्रा का, और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा पुराना और नया, ठीक है। और एक गाइड के रूप में चाहे आप यूनिक पढ़ सकते हैं या कोई अन्य पढ़ सकते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप यूनिक सामान्य अध्ययन ही पढ़ें। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें भरपूर फैक्ट एक जगह हो, उसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे भी आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए मेरे द्वारा आप सभी को मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को लाए जा रहे हैं, तो जिससे कि बहुत हद तक आप सभी की समस्याओं का समाधान होगा। और प्रैक्टिस पेपर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि आप सभी अपनी तैयारी को जांच परख सके, साथ में आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। इस उद्देश्य से मैं टेस्ट पेपर लाती हूँ। आप लोग को ये ध्यान दिए होंगे कि मैं जो भी टेस्ट लेती हूँ उसका उद्देश्य होता है कि आपको संबंधित टॉपिक के हर फैक्ट को याद करा दूँ, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो साथियों, अभी तक मैं जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड ये बताई हूँ, उसको शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जितना मैं ये टॉपिक बताई हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ना आपको सब है, लेकिन ये जो टॉपिक मैं बताई वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। और इस आशा के साथ साथियों, मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने परिश्रम में अपनी पूरी ऊर्जा ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप ऊर्जा के साथ, खुशी के साथ अपने भविष्य की तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चिंता में न रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपनी पूर्ण परिश्रम को लगा दीजिए, निश्चित रूप से रिजल्ट बेहतर आएगा। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।